Good morning, my dear students. This is a Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है पिछले दिनों में अपना एक न्यू बैच लॉन्च किया था, जिस बैच का नाम था इंग्लिश फाउंडेशन बैच 0.1। और सभी को पता है कि इस बैच की एक क्लास मैं ले चुका हूं। तो जिन बच्चों ने पहले पिछले क्लास को नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल और हमारे ऐप पे जाके आप प्ले लिस्ट में आप वहां से हमारे वीडियोज को, हमारे क्लास को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो है हमारा आज क्लास नंबर 2 है। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। तो सर आज के क्लास में क्या डिस्कस होगा? सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। मतलब इंग्लिश के बेसिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा ना समझ आया तो मतलब यहाँ कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मतलब कि जिन्हें इंग्लिश का ए भी नहीं पता है उन बच्चों को भी आज जो है हमारी क्लास समझ में आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आज जो है हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो बच्चे क्लास में नए हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो बच्चे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद फिर अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश। तो हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो A to Z पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम लोग जो है इंग्लिश को आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को आप लोगों से यह सवाल है कि आप लोग मेरे को बताओ कि इंग्लिश जो है वो क्या है। इंग्लिश जो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों में कुछ बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश जो है सर अपने आप में भाषा है, इंग्लिश जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश जो है वो अपने आप में भाषा भी है और इंग्लिश जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट भी है। तो सर ये भाषा और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है सर? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा जो है वो लैंग्वेज कहा जाता है और सब्जेक्ट जो है वो विषय कहा जाता है। तो विषय जो होता है वो हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, मतलब स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। भाषा जब भी हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो भाषा का जो है निजी जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे आप लोग ने क्लास 8 में स्टोरी पढ़ा होगा, पोइम पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, तो क्या उन कहानियों का, उन पोइम का आपके जीवन में आज कोई यूज हो रहा है, कोई उपयोग हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन भाषा जो है आप निजी जीवन में भी उपयोग कर सकते हो। आपके निजी जीवन में भी भाषा का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो समझ में आ रही बात है। तो सब्जेक्ट जो है एक लिमिट टाइम तक ही हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे क्लास 8, 9, 10 में हम लोग इंग्लिश पेपर देते थे, इंग्लिश पेपर दिए, उसके बाद फिर वो बुक कहाँ फेंका गया कुछ भी पता नहीं है। समझ में आ रही है बातें। लेकिन भाषा क्या है? भाषा को आपको चलती जीवन में भी आपको यूज होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसको भाषा के रूप में हम लोग इंग्लिश को यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले सवाल यह उठा कि सर इंग्लिश जो है वो एक भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताओ कि इंग्लिश अगर भाषा है तो भाषा कहते किसे हैं? भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा कहते किसे हैं सर? तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को ही हम लोग हिंदी में बच्चों भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा होता क्या है सर? तो भाषा देखिए होता क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आउंस फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस। मतलब भाषा, लैंग्वेज इज अ मीडियम, मतलब लैंग्वेज जो है एक साधन है एक्सप्रेस,
मतलब हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, ऑन्स मतलब अपनी, क्या सर, फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस। समझ में आ रही बातें? मतलब भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को क्या करते हैं सर, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अभिव्यक्त करते हैं। उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग भाषा बोलेंगे। मतलब लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, आइडियाज एंड फीलिंग्स। और आप इस तरह से ये भी डिफिनेशन आप बोल सकते हो, लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस ऑन्स फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस। तो ये यहां तक तो मेरे को बच्चों समझ में आ गया कि भाषा जो है वो अपने आप में एक साधन होता है जिसके जरिए हम अभी एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, आइडियाज को और फीलिंग्स को। अब सवाल उठता है कि सर इंग्लिश तो पता चल गया कि एक भाषा होता है, अब पढ़ाने वाले क्या हो सर? तो मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ाने वाला हूं? इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों ये बताओ कि ग्रामर क्या होता है? इंग्लिश तो मुझे पता चल गया कि इंग्लिश जो है वो एक भाषा होता है। तो आप यह बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर सर क्या होता है इसे देखेंगे। ग्रामर रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। यहाँ पे आप लोग पहले इसको तो सही से उच्चारण करना सीख लो बच्चों। यहाँ ग्रामर पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है? ग्रामर। बहुत सारे यहाँ तक कि टीचर्स भी जो हैं वो पढ़ते हैं ग्रामर। सो ग्रामर इज ए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सारे नॉन नेटिव स्पीकर हैं जो इसे ग्रामर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सही उच्चारण करना सीख लें, इसे ग्रामर पढ़ा जाता है, ग्रामर। ओके, सो ग्रामर रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो ग्रामर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। किसका? भाषा का। तो कहने का यह मतलब हुआ कि सेट ऑफ रूल्स मतलब भाषा जो है, लैंग्वेज जो है वो हमें सिखाता है, ग्रामर हमें सिखाता है। क्या सिखाता है सर? तो ग्रामर हमें सिखाता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, तो ग्रामर हमें बतलाता है कि कौन सा शब्द किस जगह पर यूज होगा। मतलब ये एक नियम को बतलाता है, सेट ऑफ रूल्स है, सिस्टमैटिक रूप से। जैसे कि मैं अगर आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करूं, तो जैसे मैं बोलूं कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हो गई, खरगोश को काटकर गाजर खिलाना है या फिर गाजर को काटकर खरगोश को खिलाना है? तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर खरगोश को काटकर गाजर नहीं खिलाना है, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाना है। तो ये सब जो चीजें हैं ये कौन बतलाता है सर? ये कौन मदद करता है मुझे समझने में, समझाने में? तो यह मदद करता है ग्रामर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? व्याकरण का डिफिनेशन क्या होगा सर? तो व्याकरण का डिफिनेशन होगा ग्रामर रेफर्स टू सिस्टमैटिक रूप से। किस तरह से सर? सिस्टमैटिक रूप से। मतलब अगर एक है तो एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। मतलब ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ये क्या है सर? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। उसके बाद सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? ग्रामर बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ कि लैंग्वेज क्या होता है सर? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग्स, आइडियाज और इमोशंस एटसेट्रा। उसके बाद आती है बच्चों बात ग्रामर की, व्याकरण की। तो ग्रामर रेफर्स टू सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं सर? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश क्या है सर? अपने आप में लैंग्वेज है। और ग्रामर व्याकरण क्या है सर? तो सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश जो है वो भाषा भी है और एक सब्जेक्ट भी है। भाषा किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके बाद आती है बात ग्रामर की, तो व्याकरण किसे कहते हैं। ये बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आगे जब मैंने बढ़ा तो मैंने देखा कि इंग्लिश जो है
अभी अभी मैंने सीखा कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है सर? लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज को हम लोग भाषा बोलते हैं। इसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं सर? भाषा बोलते हैं। और भाषा को सीखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को स्किल्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है सर? स्किल्स की आवश्यकता होती है। अब मेरे को कोई बतलाएगा कि स्किल्स का मतलब क्या होता है? अब कोई मेरे को बतला सकते हैं स्किल्स का मतलब क्या होता है सर? तो बिल्कुल बता सकते हैं सर। स्किल्स का मतलब होता है कौशल। क्या होता है? कौशल। अगर आप चाहो तो इसे एक नाम और दे सकते हो। इसे एक नाम और दे सकते हो। क्या सर? एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है सर? तो एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? पहलू। तो कहने का यह मतलब हुआ कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में भाषा है और भाषा को सीखने के लिए हमें स्किल्स या एस्पेक्ट्स की आवश्यकता होती है। तो सर इंग्लिश भाषा में स्किल्स कितने होते हैं? एस्पेक्ट्स कितने होते हैं? किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्किल्स कितने होते हैं? एस्पेक्ट्स कितने होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बतला दूं कि इंग्लिश भाषा में 4 स्किल्स होते हैं। कितने स्किल्स होते हैं सर? 4 स्किल्स होते हैं। कौन कौन? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। कौन कौन से सर? किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है। लिसनिंग मतलब सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना, स्पीकिंग मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना। समझ में आ रही बातें? आप चाहो तो इसे एक शॉर्टकट से भी याद रख सकते हो। LRSW। LRSW। तो अब मैं आपको बतला दूं कि जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, या फिर आप मान लो ये सीटेट ये सब का एग्जाम होता है, तो उस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आप ये बताओ मेरे को कि भाषा के कितने स्किल्स होते हैं या भाषा के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप बतला सकते हो कि भाषा के जो है 4 स्किल्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से सर? तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग मतलब सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। ओके, नो इशू। तो मुझे समझ में आया सर कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है। और वो 4 स्किल्स कौन कौन होते हैं सर? तो आप देख सकते हो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें आवश्यकता होती है, हमें जरूरत पड़ती है साउंड की। किसकी जरूरत पड़ती है? साउंड की। क्योंकि साउंड के ही वजह से, साउंड के ही हेल्प से हम पहचान पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगला अगर बोला जा रहा है तो यह कौन से भाषा में बोला जा रहा है। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो राइट नाउ यू आर एबल टू जज ओनली डिपेंड्स अपॉन द साउंड। आप साउंड के जरिए ही समझ पा रहे हो कि राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो आप साउंड के जरिए ही समझ पाओगे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पर जो है इंग्लिश, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है सर? साउंड की आवश्यकता होती है। तो अब जल्दी से मेरे को बताओ कि इंग्लिश भाषा में कितने साउंड होते हैं? इंग्लिश भाषा में कितने साउंड होते हैं सर? तो सभी बच्चों जानते होंगे इंग्लिश भाषा में जो है साउंड कितने होते हैं सर? तो इंग्लिश भाषा में साउंड जो है वो होते हैं 44। कितने साउंड होते हैं सर? 44। और इसी 44 साउंड को
इसी 44 साउंड को हम बोलते हैं आई पी ए। क्या बोलते हैं सर? आई पी ए। आई मतलब सर इंटरनेशनल, पी मतलब सर फनेटिक्स, ए मतलब सर अल्फाबेट, मतलब इंटरनेशनल फनेटिक्स अल्फाबेट। हम किसे बोलते हैं सर? इस 44 साउंड को IPAE के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फनेटिक्स अल्फाबेट। और यह जो है हमें मदद करता है बोलने में, ये मदद करता है शब्दों के उच्चारण करने में, ये हमें सिखलाता है। तो जिन बच्चों को फोनेटिक्स के बारे में नहीं पता है वो जान ले कि फोनेटिक्स को हम लोग स्वर व्याकरण बोलते हैं, फोनेटिक्स को हम ध्वनि व्याकरण भी बोलते हैं। तो ध्वनि व्याकरण, स्वर व्याकरण रिलेटेड साउंड, ये साउंड से रिलेटेड विषय है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके वजह से जो है, इसके वजह से इंसान, कोई भी इंसान जो है वो शुद्ध इंग्लिश बोल सकता है, शुद्ध इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पे आपको सीखने की आवश्यकता है कि साउंड जो है वो कितना होता है सर? तो साउंड जो है वो होता है 44। एक वो कितना होता है सर? 44। अब 44 साउंड में मेरे प्यारे बच्चों, 44 साउंड में कैटेगरी इसका बढ़ जाता है। कैटेगरी क्या बढ़ जाता है सर? तो एक हो जाता है कॉन्सोनेंट साउंड और एक हो जाता है वोवेल साउंड। एक हो जाता है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा हो जाता है वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा हो जाता है वोवेल साउंड। तो अब सवाल उठता है सर कि कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है और वोवेल साउंड कितना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है और वोवेल साउंड कितना होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड सर इंग्लिश भाषा में होता है 24 और वोवेल साउंड कितना होता है सर? 20। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो होता है 24 और वोवेल साउंड जो है वो होता है 20। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम ये है कि सर ये कॉन्सोनेंट साउंड और ये वोवेल साउंड क्या होता है सर? मेरे को आप यह समझा दो कि कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड हम उस साउंड को कहते हैं जो हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी से हमारा साउंड जनरेट हो। और वोवेल साउंड वह साउंड होता है जो डायरेक्ट वोकल कोड से, जो डायरेक्ट वोकल कोड से साउंड जनरेट हो, उसे हम लोग वोवेल साउंड बोलते हैं। जैसे देखो ये जो है ये वोकल कोड है। ये क्या है बच्चों? ये वोकल कोड है। अगर यहां से हम डायरेक्ट कोई साउंड निकालें, जैसे बोले आ ओ, ये डायरेक्ट देखो वोकल कोड से निकल रहा है, किसी भी बॉडी पार्ट्स की मदद नहीं ले रहा है। तो यह साउंड जो है, यह साउंड वोवेल साउंड हो गया, डायरेक्ट वोकल कोड से निकल रहा है, तो वह जो है वोवेल साउंड हो गया। अब अगर मैं साउंड जनरेट करूं प ब फ, तो इसमें लिप्स की, टीथ की, टंग की मदद लेनी पड़ रही है। तो कहा यह जा सकता है कि कॉन्सोनेंट साउंड हम उस साउंड के कहते हैं जो जनरेट होता है हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कि उस साउंड को निकालने के लिए, जिस साउंड को निकालने के लिए हमें बॉडी पार्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। और जिस साउंड को निकालने के लिए हमें बॉडी पार्ट्स की मदद नहीं लेनी पड़ती है, वो डायरेक्ट वोकल कोड से जनरेट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड। तो कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, यहां बात हो रही है किसकी? साउंड की। साउंड को हिंदी में हम लोग ध्वनि बोलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बतला दूं कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में यहां तक कि बच्चों से पूछ दिया जाता है कि अच्छा ये बताइए कि भाषा में कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, भाषा में वोवेल साउंड कितने होते हैं। तो बच्चा आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों
कॉन्सोनेंट साउंड में कॉन्सोनेंट लेटर का जवाब देके चला आता है, वॉवेल साउंड में वॉवेल लेटर का जवाब देके चला आता है। मैं काफी बच्चों से जाना हूं कि एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि अच्छा ये बताएंगे कि भाषा में, इंग्लिश भाषा में कितने वॉवेल साउंड होते हैं, तो बच्चे बड़ा प्रेम से, बहुत कॉन्फिडेंस से 5 मार के चले आते हैं, AEIOU। लेकिन यहां समझने के यह बात है कि वहां पे आपसे लेटर के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहां जो है ध्वनि के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि साउंड जो है मेरे प्यारे बच्चों 44 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं और वॉवेल साउंड 20 होते हैं, वॉवेल साउंड 20 होते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो यहां सवाल जैसे अब उठेगा कि ये जो भाषा में साउंड है, ये साउंड जनरेट कैसे होता है? भाषा में साउंड जनरेट कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? कोई जवाब दे सकते हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाषा में साउंड जनरेट कहां से होगा सर? आखिर भाषा में साउंड जनरेट कैसे होता है? तो देखिए, मैं आपके सामने एक सिंबल बना दे रहा हूं सर। ये मैंने आपके सामने बनाया। अब बहुत सारे बच्चों से मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग बहुत ही इजी वे में बता दोगे कि सर ये बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो आप बहुत ही इजी वे में बता दोगे सर ये सी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये डी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? एफ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? आप बोलोगे ये तो सर पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, ये तो सर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो समझ में आ रही है बातें? तो यहां पर साउंड जो है वो कहां से निकलेगा सर? साउंड कहां से जनरेट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में? तो साउंड जो है यह क्या है सर? यह एक सिंबल है। यह क्या है सर? तो यह एक सिंबल है। और ये कैसा सिंबल है सर? ये कैसा सिंबल है? तो यह सिंबल जो है वो मीनिंगफुल सिंबल है। कैसा सिंबल है? मीनिंगफुल सिंबल है। मीनिंगफुल सिंबल कहने का मतलब क्या हुआ सर? मीनिंगफुल सिंबल कहने का मतलब हुआ एक ऐसा सार्थक चिन्ह है। ये क्या है सर? एक ऐसा चिन्ह जिसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई ना कोई अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों। और जिस चिन्ह का अर्थ है उसी से हम लोग साउंड क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जनरेट कर रहे हैं। और इसी मीनिंगफुल साउंड से हमारा, इसी मीनिंगफुल सिंबल से हमारा क्या निकल रहा है सर? साउंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? साउंड। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है, और साउंड जो होता है वो मीनिंगफुल सिंबल होता है। मीनिंगफुल सिंबल होता है। अब जो मीनिंगफुल सिंबल होगा वही तो साउंड जनरेट करेगा ना सर? वही तो साउंड जनरेट करेगा ना। अगर मैं इस तरह का सिंबल आपके सामने रख दूं तो आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है सर। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि सर इस मीनिंगफुल सिंबल को हम कहते क्या है सर? इस मीनिंगफुल सिंबल को हम कहते क्या है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मीनिंगफुल सिंबल्स को ही हम लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लेटर्स कहते हैं। और लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेटर्स को हिंदी में हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। अब यहां देखो, यहां अच से ही बना है अक्षर। और अक्षर, अच मतलब होता क्या है सर? तो अच मतलब होता है आंख। मतलब जो आंखों से पढ़ा जा सके, जो आंखों से
पढ़ा जा सके उसे हम लेटर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर? लेटर्स। और लेटर्स को हम एक और नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं मीनिंगफुल सिंबल। क्या सर? मीनिंगफुल सिंबल को भी हम लेटर्स बोलते हैं। अब यहां आप देख सकते हो लेटर्स का डिफिनेशन जो है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? A character representing one or more of the sound used in a speech। तो जैसा स्पीच, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि एक मीनिंगफुल सिंबल को ही हम लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है सर, a character representing one or more of the sound used in a speech। तो मीनिंगफुल सिंबल को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर? एक लेटर्स बोलेंगे। और वो कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वन और मोर साउंड जो यूज होता है किस में? स्पीच में, उसे हम लोग लेटर्स बोलते हैं। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो अब मेरे को आप बताओगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं सर? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं बताइए? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं सर? बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं सर? तो बिल्कुल सर, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं सर? 26 लेटर होते हैं। और यह 26 लेटर भी 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। कितने कैटेगरी में बढ़ जाता है सर? 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। कौन कौन सा सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बढ़ जाता है कॉन्सोनेंट लेटर्स, और दूसरा सर वोवेल लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर एंड वोवेल लेटर। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि सर कॉन्सोनेंट लेटर कितना होता है, वोवेल लेटर कितना होता है, तो आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो होता है 21 और वोवेल जो है वो होता है 5। अब ये कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन होता है सर? तो बी, सी, डी, एफ, ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल लेटर हैं। तो वोवेल लेटर के अलावा जो भी बच गया वो क्या होगा सर? वो होगा कॉन्सोनेंट लेटर। वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट लेटर। तो अब आपको समझ में आ रही है बात है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर साउंड और लेटर्स के रिगार्डिंग जो है आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मेनी साउंड, हाउ मेनी लेटर्स। तो आपको साउंड और लेटर्स की बातों को याद रखना है। समझ में आ रही बातें? आपको साउंड और लेटर्स की बातें को ध्यान में रखना होगा। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो और आप गलत आंसर करके चले आते हो। तो यहाँ है सर लेटर्स। लेटर्स अपने आप में क्या है सर? लेटर्स जो है अपने आप में एक मीनिंगफुल सिंबल है, और मीनिंगफुल सिंबल जो है वो 26 होते हैं। और 26 लेटर्स में ये 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक बढ़ जाते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स और दूसरा बढ़ जाते हैं वोवेल लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो 21 होते हैं, वोवेल लेटर्स जो है वो 5 होते हैं। वोवेल लेटर्स जो है वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं बी, सी, डी, एफ। बाकी जो भी बच गया वो हो गया हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर जो है, यहाँ ये चीज सीखा मैंने, यहाँ यह चीज सीखा कि यह जो है यह क्या है सर? साउंड है। ये क्या है सर? लेटर्स है। तो सवाल यह उठता है कि साउंड जो है वो होता है 44, लेटर्स जो है वो होता है 26। समझ में आ रही है बातें? इसके बाद आता है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो होता है 24, वोवेल जो होता है वो होता है
20। ठीक है। उसके बाद लेटर, लेटर में कॉन्सोनेंट लेटर होता है 21, वॉवेल लेटर होता है 5। समझ में आ रही है बच्चों? तो यह है आपकी बातें। तो इसे आपको क्या करना है सर, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है, और जब एग्जाम हो, जब आप एग्जाम में बैठो तो उसे अच्छे से आप माइंड सेट कर लो कि क्या पूछा जा रहा है सर, साउंड पूछा जा रहा है या फिर लेटर्स पूछा जा रहा है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है सर, आंसर करना है। तो यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है, और उस 4 स्किल्स जो है वो कोड होते हैं। उसके बाद इंग्लिश को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता पड़ती है, भाषा को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता पड़ती है, और साउंड जो है वो 44 होता है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? और वो साउंड जो है एक मीनिंगफुल सिंबल से निकलता है, और उस मीनिंगफुल सिंबल्स को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स कितने होते हैं सर? तो वो 26 होते हैं बच्चों। तो यह बातें हमें समझ में आ गई। यह बातें जब हमें समझ में आ गई तो एक बात और हमें समझ में ध्यान रखना है कि सर वो जो आपने लेटर्स की बात की है, वो लेटर्स जो है वो 26 लेटर कौन कौन होते हैं सर? वो 26 लेटर कौन कौन होते हैं सर? तो मेरे प्यारे बच्चों वो 26 लेटर होते हैं ए बी, मेरे साथ साथ बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन औ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यह जो है 26 लेटर है, यह 26 लेटर है, और इस 26 लेटर में ही हमारे पास 5 वोवेल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर हैं। और जब मैं इस लेटर्स को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करके पूरे अच्छे तरीके से सजा के लिख दिया हूं, तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है अल्फाबेट। क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। तो देखो ये एक सिंगल क्या है सर, यह जो है एक सिंगल जो है वो लेटर है। वो क्या है? लेटर। और इसी लेटर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। और मैं इसे सिस्टमैटिक ढंग से पूरे तरीके से सजा के इसे क्या किया हूं सर? लिख दिया हूं। पूरे तरीके से सजा के इसे क्या किया हूं सर? लिख दिया हूं। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया वर्णमाला। ये क्या हो गया सर? वर्णमाला। और इसी वर्णमाला को हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? तो इसी वर्णमाला को इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। और इसी अल्फाबेट को हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला, मतलब वर्णों का समूह। वर्णों का समूह। जैसे आप देख सकते हो अल्फाबेट का डिफिनेशन क्या होता है सर? तो अल्फाबेट का डिफिनेशन होता है a set of letters or symbol in a fixed order used to represent the basic set of speech sound of a language, especially the set of the letters from A to Z. सेट ऑफ द लेटर फ्रॉम ए टू जेड। जैसा कि आप ए टू जेड देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन औ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों? तो ये क्या है? ये जो है पूरी 26 लेटर है, और ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है।
पूरे तरीके से A to Z जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फाबेट, और अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं सर? वर्णमाला। तो हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है। साउंड जो है वो आता है लेटर्स से। लेटर्स जो है वो 26 होता है। इस 26 लेटर को हम अरेंजमेंट वे में लिख देते हैं, तो वो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फाबेट। अब आप अल्फाबेट के डिफिनेशन देख सकते हो। अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, स्पेशली द सेट ऑफ द लेटर फ्रॉम A to Z। जैसा कि मैंने आपको बताया कि A to Z को अगर हम अरेंजमेंट में लिख दें तो ये बन गया माला, और इसी को बोलते हैं वर्णमाला। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्णमाला। तो आई होप कि आपको जो है आज बेसिक से मैंने क्लास को स्टार्ट किया, और आई होप कि आपको हर चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में ना आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बतला सकते हैं। मैं आपको जो है पर्सनली आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपको समझाने की और कोशिश करूंगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।